सेवा और अपमान। रियासत बड़ौदा में भीमराव को बहुत ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया था। सैन्य सचिव के पद पर वे नियुक्त हुए थे। उनका वेतन तब 2000 रुपये मासिक था। पूरी निष्ठा से वे काम करते, सोते नहीं, विश्राम नहीं करते थे। 18 घंटे काम करते। पूरी की पूरी रियासत इनकी सेवा से बहुत खुश थी। लोग यही कहते कि जब से यह नया सैन्य सचिव आया है, तब से एक नई स्फूर्ति सेना में आ गई है और लोग अपने को पहचान गए हैं। लेकिन जब नदी की धारा बहती है तो रास्ते में रुकावट भी आती है। भीमराव तो इधर तन मन से मन रियासत बड़ौदा की सेवा कर रहे थे और उधर छोटे विचारों का समाज था। उसके रास्ते तंग थे, उसकी सीमित मान्यताएं थीं। वह यह भी कहता था कि इंसान होने से पहले भीमराव महान है। भीमराव सैन्य सचिव की कुर्सी पर जाकर बैठते। ऊंचे से ऊंचे अधिकार उन्हें प्राप्त थे, लेकिन वे देखते कि दूर से ही चपरासी उनकी मेज पर फाइल फेंक कर चला जाता। ऐसे ही दूसरा चपरासी जो फाइल वापस लेने आता वह दूर से ही मांगता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब बच्चे नहीं जवान थे। भारत में पढ़े, अमेरिका में ऊंची शिक्षा पाई, लंदन में भी पढ़ते रहे और इतनी बड़ी बड़ौदा रियासत में अब सैन्य सचिव नियुक्त हो गए थे। वे सब समझते कि महान होने के नाते उनका यह तिरस्कार हो रहा है। वे अगर अछूत न होते तो उन्हें श्रद्धा मिलती। सिर्फ आंखों पर वे बैठा लिए जाते और उनकी आरती उतारी जाती। दिन पर दिन बीतते चले जा रहे थे और इन बातों पर कभी भी भीमराव ध्यान नहीं देते थे। इनके सामने एक ही धुन थी, एक ही टेप और एक ही लगन की मैं अछूतों का उद्धार करूंगा। 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करके मैं फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करूंगा। रुपए पर मैं थीसिस लिखूंगा, मुझे उस पर डॉक्टरेट मिलेगी। मैं कानून पढ़ूंगा और फिर लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत आऊंगा। गाड़ी इस तरह चलती रही। दिन जा रहे थे और रातें आ रही थीं। रोज सवेरे सुबह आ जाती, जिंदगी का वह नया पैगाम लाती और फिर ऐसे ही शाम आ जाती। अंबेडकर ने एक दिन एक चपरासी से कहा, चपरासी एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ, बड़े जोर से प्यास लगी है। पर पानी। चपरासी चौंका। हाँ पानी, अंबेडकर ने कहा, मगर पानी पिलाने वाला यहाँ कोई नहीं है क्या? हाँ, चपरासी बोला। तो पानी पिलाने का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है? है तो फिर मुझे पानी चाहिए, मगर पानी आपको नहीं मिलेगा बाबू साहब। क्यों? इसलिए कि आप अछूत हैं, चपरासी ने बेझिझक कहा। अंबेडकर के विस्मय की सीमा रही। हाँ बाबूजी, हमारे दफ्तर में शूद्रों को पानी पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। मैं शूद्र हूँ। बाबूजी क्षमा कीजिए, आप शूद्र हैं तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अंबेडकर ने दार्शनिक भाव में पूछा। आप इंसान हैं, लेकिन छोटी जाति के हैं। छोटी जाति के? हाँ, छोटी जाति के। यह छोटी जाति क्या होती है? आप जैसे महार हैं। तो यह बात है, उन्होंने खींचकर कहा। बाबूजी, आप देर से समझे, यही बात है। क्या? ने तो कोई आपको छुएगा और ने कोई आपको पानी पिलाएगा। तो मैं क्या इस्तीफा दे दूं? अंबेडकर ने निश्चयात्मक स्वर में कहा। यह आपकी मर्जी। चपरासी ने कंधे उचकाकर कहा। मेरी मर्जी? हाँ, आपकी मर्जी। चपरासी की बातें सुनी तो भीमराव अंबेडकर पूरी तरह सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा कि मुंबई से ज्यादा यहाँ रियासत बड़ौदा में छुआछूत का बोलबाला है। महान की कोई इज्जत नहीं है और उसे इंसान नहीं कहा जाता। तब बहुत दिन तक भीमराव अंबेडकर यही सोचते रहे कि उन्हें रियासत बड़ौदा वचन का पालन करना है। कर्तव्य को वे पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसमें बाधाओं पर बाधाएं आती हैं। जमाना उनकी परीक्षा ले रहा है, समय अपनी कसौटी पर कस रहा है। भाग्य उनका साथ नहीं देता। वे आसमान पर चढ़ जाते हैं, वहां से फिर गिरते तो गुजर पर अटक जाते हैं। वे नहीं समझ पा रहे थे कि नौकरी से त्यागपत्र दे दें या करते रहें। ऐसा लगता था कि वे इंसान नहीं हैं और किसी जंगल में पकड़कर लाए गए हैं। उन्हें इंसानियत सिखाई जा रही है, जो उनके लिए बहुत महंगी पड़ रही है। वह इंसान सीखता है जो गलतियों पर गलतियां करता है। वह इंसान समझता है जो मन में धीरज रखता है और सोचता वह इंसान है जिसे कुछ भी नहीं करना होता। मैस में भीमराव खाना खाने जाते तो उन्हें कोई भी अपने पास नहीं बैठने देता। तब यही कहते कि यह महार है। भीमराव को इस तरह दफ्तर में और दफ्तर के बाहर भी अपमानित होना पड़ता।
सब लोग यह भी कहने लगते थे, बड़ौदा नरेश ने तो नया सैन्य सचिव नियुक्त किया है, वह महाजाति का है, उसका छुआ पानी कोई नहीं पीता। रियासत की प्रजा में हलचल मच गई थी और एक दूसरे से लोग कहने लगे थे कि राजा साहेब ने अधेर मचा रखा है। अधेर सेना के ऊंचे पद पर एक महान को बैठा दिया, यह क्या उनकी समझदारी है? यह सारी बातें भीमराव सुनते, मगर इनका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे एक कान से सब सुनते और दूसरे कान से सब निकाल देते। उनका सिद्धांत था कि हाथी अपनी राह पर चलता जा रहा है, उसके गले में बंधा घंटा बज रहा है, कुत्ते व्यर्थ भौंक रहे हैं, हाथी मस्त चला जा रहा है। ऐसे ही थे भीमराव अम्बेडकर। उनका कहना था कि तूफान आए या आंधी, इंसान को झुकना नहीं चाहिए। वह अगर चलता रहेगा तो वह अपने आप की मंजिल सामने आती जाएगी। यही जिंदगी के जागरण की कहानी है। सेवा काल में छुआछूत का कड़वा अनुभव। सैन्य सचिव जैसे ऊंचे पद पर रहते हुए भी भीमराव को रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली रही थी। वे बहुत ज्यादा परेशान थे। वे आखिर एक पारसी सराय में गए और वहां किराए पर एक कमरा ले लिया। कुछ दिन तक वो वहां लोग नहीं जा पाए कि भीमराव वहां हैं। इस बात का जब पता चला तो सब बहुत बिछड़े और सराय के पूरे लोग इकट्ठे हो गए। भीमराव को वे पीटने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि तुम जब महार हो तो हमारी सराय में फिर क्यों आए? सबको तुमने अछूत कर डाला। यहाँ से फौरन ही चले जाओ, वरना तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। भीमराव ने अपनी मजबूरी बताई। फिर वे सबने सबसे विनम्र स्वर में कहने लगे, आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, कमरा अभी खाली किए देता हूँ और फिर कभी इस सराय में नहीं आऊंगा। तब लोगों ने कहा, हाँ, कमरा जल्दी से जल्दी खाली कर दो, बहुत गलत काम किया है तुमने, एक अछूत होकर सबके बीच में घुस आए। भीमराव ने सराय खाली कर दी। बहुत खुद दुखी हो गए थे वे। बड़ौदा नरेश के नाम पर उन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें यह लिखा था, मैं प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार 10 साल तक बड़ौदा की सेवा करना चाहता हूँ, मगर मेरे रहने का यहाँ कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। यहाँ भी जाता हूँ, दुत्कार कर लोग भगा देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अछूत हो, तुम महार हो। दफ्तर का यह हाल है कि चपरासी मुझे नहीं छूते, दूर से ही वे फाइल फेंककर भाग जाते हैं। पानी पिलाने के लिए उनसे कहो तो जवाब देते हैं कि कोई भी यहाँ पानी पिलाने वाला नहीं है, अपना पानी साथ लाया करो। मैं यहाँ इस तरह कैसे रहूंगा और रियासत की सेवा कैसे करूंगा? वह पत्र भीमराव अम्बेडकर ने जाकर राजा साहब के हाथ में दे दिया। राजा साहब ने पत्र पढ़ा तो वे सन्नाटे में आ गए और भीमराव का मुंह देखने लगे। बड़ौदा नरेश ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा, तुम रियासत के दीवान के यहाँ जाओ, भीमराव तुम्हारे रहने की व्यवस्था वे कर देंगे और चपरासी को भी समझा देंगे। उन्हें मैं एक पत्र लिखे देता हूँ, वहाँ भी साथ ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। भीमराव ने इतना कहकर पत्र ले लिया और रियासत के दीवान के पास चल दिए। रियासत के दीवान ने भीमराव की पूरी कहानी सुनी। राजा साहब का पत्र भी उसने पढ़ा। उसके बाद वे भीमराव से बोला, भीमराव तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, आप मेरी सहायता कीजिए। भीमराव बोले, सबको नाराज करके मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। क्या? हाँ भीमराव, तुम ही सोचो कि तुम महाजाति के हो, पानी कौन पिलाएगा तुम्हें? मैं खुद पानी पी लूं। रहने का इंतजाम तो लेकिन होना चाहिए। रहने के लिए एक महान को कोई भी जगह नहीं देगा, तो मैं फिर क्या करूं? मुझे अफसोस है, मेरी हमदर्दी वैसे तुम्हारे साथ है, मजबूरी मगर यह है कि समाज में रहकर समाज के साथ चलना पड़ता है। राजा साहब से तुमने कहा तुम पर भी दयालु हैं, तुम्हें उन्होंने मेरे पास भेजा, जो होना चाहिए था। तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम अगर मेरी जगह होते तो इस मामले में क्या करते? इस बात का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ जवाब नहीं दे पाए। वे रियासत के दीवान का मुंह देखने लगे। तब फिर रियासत के दीवान ने आगे कहा,
समाज अगर बीच में नहीं होता तो तुम्हारी मैं पूरी मदद करता। मैं मजबूर हूँ। राजा साहब को लिखे देता हूँ कि यह मामला छुआछूत का है। इसमें देखो, इसमें दखल देने में अपना अपमान नहीं करवाऊंगा। भीमराव अम्बेडकर की समझ में बिल्कुल नहीं आया। वही उन्होंने रियासत के दीवान को त्याग पत्र दे दिया। अम्बेडकर अब सोचने लगे कि मुझे बम्बई चलना चाहिए। परिवार के लोग कहाँ हैं? सबकी राय जैसी होगी वही मैं करूँगा। सोचने और करने में भीमराव को देर नहीं लगी। मुंबई के लिए वे रवाना हो गए। उन्हें संतोष था कि वे रियासत बड़ौदा की सेवा करने के लिए आए थे। उनकी यहाँ 10 साल तक रहने की योजना थी, मगर वहाँ का समाज और परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी। रियासत के दीवान को उन्होंने दिया। उसने भी अपनी मजबूरी बताई, इसलिए ताकत दे दिया। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। घर के लोग इस पक्ष में थे कि 10 साल तक भीमराव बड़ौदा में रहे। उनके दोस्तों को भी यही राय थी। प्रतिज्ञा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वे भी रियासत की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। भीमराव बम्बई आ गए। रामाबाई को उन्होंने सब हाल बताया। घर में खलबली मच गई। भीमराव की नौकरी छूट गई। वहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षा थी। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है। राजनीति के मंच पर कदम। अब भीमराव अकेले थे। उनके चारों ओर चीखता हुआ सिर्फ घना अंधकार था, मगर वे बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने साहस के साथ इन परिस्थितियों का मुकाबला किया और भविष्य के कार्यक्रम तय किए। उनका मानना था कि नेक व सुदृढ़ इरादों के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो सोचा है वही करो, उसमें पीछे कभी मत हटो। जीवन परछाइयों को पकड़ने में समय गंवाने के लिए भी नहीं है। एक प्रकार से उनके अकेलेपन की वजह यह थी कि उनका कोई सहयोग करने वाला भी नहीं था, जो उनमें जन्म ले रहे इरादों और विचारों में उनके हिस्सा ले सके। वे अपनी ही उधेड़ बुन में लगे रहते थे। वह अपने रास्ते पर अकेले चल रहे थे। उस समय भारतीय कांग्रेस में भी दलित वर्ग के लिए चिंतन तेज था। मुस्लिम लीग अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने की बात कर चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उनकी समस्या पर विचार करने के लिए 1917 में 2 बार कांग्रेस लीग विचार कर चुकी थी। तत्काल सरकार का ध्यान कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर अछूतों के हित की ओर आकृष्ट कराया। उनका अपना एक नेता उनके लिए विधानसभा में होना चाहिए, इसीलिए उन्हें अपना प्रतिनिधित्व भेजने के लिए उनसे अधिकार का प्रश्न उठा या इसके साथ ही एक दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया और उन लोगों के लिए मानव अधिकार व न्याय की मांग की और उसमें हर प्रकार की धर्म या जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने की अपेक्षा की। तब जब डॉक्टर अंबेडकर इस मामले में मात्र एक दर्शक थे, पर उनके सामने कुछ कर पाने के लिए नया रास्ता अवश्य बन रहा था। कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उसमें अछूतों के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अंबेडकर के लिए यह दिलचस्प बात थी। इस प्रस्ताव को वह अधूरा और अपरिपक्व मानते थे। उन लोगों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनकर विधानसभा में भेजने से कोई ठोस काम होगा, ऐसा वह नहीं मानते थे। 23-24 मार्च 1918 में मद्रास में द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ने अखिल भारतीय दलित जाति कांग्रेस का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा। उसकी अध्यक्षता बड़ौदा के महाराज ने की। इसमें विठ्ठल भाट, भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल, M.R. जय जैसे लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री नारायण गणेश चंद्र वाकर थे। वह दलित वर्ग के लिए बहुत पहले से ही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अछूत जाति का डब्बा भारत पर से हट जाना चाहिए। तिलक ने अगले दिन यह तक कह डाला कि अगर ईश्वर अछूत को सहन कर सकता है तो वह निरसंदेह ईश्वर के रूप में ही पहचाना जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में अछूतों को एक रोग माना गया। उसे तुरंत हटाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर को नहीं जोड़ सके। उनका सैद्धांतिक विरोध था। वह हमेशा उचित मौके की तलाश में रहते थे।
जबकि वह इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके मस्तिष्क में लंदन में छोड़ा अधूरा काम चक्कर काट रहा था। वक्त निकाल कर उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल लिखित पुस्तक डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोसाइटी पर एक सशक्त समीक्षा लिखी। साथ ही उन्होंने कॉस्ट इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था का पुनर्मुद्रण भी कराया। ये दोनों काम बौद्धिक वर्ग में खासी चर्चा का विषय बन गए। महाराजा कोल्हापुर के समक्ष प्रकाशित पत्र की योजना। कोल्हापुर के महाराजा साहू उदार व्यवहार के व्यक्ति थे। उनके मन में गरीबों तथा दलितों वर्ग के लिए दर्द था। सन 1914 में उनसे अम्बेडकर का परिचय हुआ था। वह अम्बेडकर की योग्यता और कार्यकुशलता से परिचित थे। जिस प्रकार अम्बेडकर लंदन और अमेरिका से गहन अध्ययन और डिग्रियां प्राप्त करके आए थे, उन सब से वह भली प्रकार परिचित थे। इस समय उनके मन में कुछ करने की भावना थी। लगातार पीड़ा, अपमान और आघात विद्रोह के रूप में बाहर आने के लिए पटपटा रहा था। उन्होंने एक पाक्षिक पत्र निकालने की योजना बनाई। इसके लिए धन की आवश्यकता थी। वह महाराज कोल्हापुर के पास गए थे। महाराज कोल्हापुर ने प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत की। उन्होंने ध्यान से पूरी बात सुनी। जब अम्बेडकर ने पाक्षिक पत्र निकालने की योजना सामने रखी तो उन्होंने उसे हर्ष स्वीकार कर लिया। आप पत्र निकालिए, जो सहायता बन पड़ेगी हम करने के लिए तैयार हैं। महाराज की इतनी बात सुनकर अम्बेडकर को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने पाक्षिक पत्र की योजना को कार्य रूप दिया। प्रत्यक्ष रूप से वह पत्र के साथ नहीं जुड़े, मगर वास्तविक शक्ति वही थे। दलितों का मुख्य यह पत्र था। मुख्य नायक विज्ञापन अखबारों में दिया, लेकिन कुछ अखबारों ने दलितों के इस पत्र का विज्ञापन छापने से भी इनकार कर दिया। उनमें तिलक का अखबार केसरी भी था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह एक नया अनुभव था। डॉक्टर अंबेडकर विषम परिस्थितियों में भी उनके सैडहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाते रहे और लेखन कार्य भी करते रहे। अछूत समस्या उनके सिर पर भूत बनकर खड़ी थी। इसके निवारण के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक के प्रकाशन का निश्चय किया। अंबेडकर के पास अब कुछ धन भी इकट्ठा होने लगा था। परिणाम स्वरूप 1920 में उन्होंने बम्बई से मूल नायक नाम से एक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कर दिया। उनके लिए यह सौभाग्य की बात थी कि उन दिनों कोल्हापुर के महाराज अपने राज्य में अछूतों के उद्धारक का आंदोलन चला रहे थे। वे दलित वर्ग में शिक्षा प्रसार, उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को मिटाने और इन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने में बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। अंबेडकर जाति व्यवस्था तथा पंडा, पुजारियों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उन्हें मुक्त करना चाहते थे। महाराज ने बहुत से अछूतों को अपने प्रशासन में स्थान दिया था। उन्होंने उनकी वकालत करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए और वे सार्वजनिक रूप से उनके साथ बैठकर भोजन भी किया करते थे। उन्होंने अछूत छात्रों की निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की भी व्यवस्था की थी। उनके हाथी का चालक भी अछूत जाति का था। सन 1919 में भीमराव अंबेडकर महाराज के संपर्क में आए थे। अंबेडकर का परिचय महाराज से श्री दत्तोबा अंबार ने कराया था। महाराज को अंबेडकर जैसे उत्साही व्यक्ति से मिलकर बड़ी खुशी हुई। उनकी सहायता से ही अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को बम्बई से मराठी भाषा का पाक्षिक पत्र मूल नामक का प्रकाशन आरंभ किया। मूल नामक के संपादक महाजाति के श्री पांडुरंग नंदराम कर रहे थे। अकेला जिले के केलावली गांव के रहने वाले थे। प्रकार ऐसा महसूस होता कि जिस जाति का अंबेडकर विरोध करते थे वे स्वयं उसे ही व्यस्त थे। अन्यथा अपने पत्र का संपादक महान जाति के ही व्यक्ति को बनाने में क्या तर्क था, जबकि जैसे उन्होंने संपादक बनाया था वह संपादक उसकी संपादकीय भी नहीं लिख सकता था। उसके 13 अंकों तक खुद डॉक्टर ने संपादकीय लिखे थे। अपने अग्रलेखों में उन्होंने हिंदू समाज की बुराइयों पर कुठाराघात किया, जो कि करना भी चाहिए था, मगर वे खुद उन बुराइयों से नहीं उबर पाए। उन्होंने इस बात पर भी अनुभव किया कि वे अभी तक वैसे ही स्थिति में नहीं हैं
हिंदू समाज की बुराइयों पर पूर्णतः प्रहार करके उसे ध्वस्त कर सकें। इसके लिए उनके शास्त्र नागर में सशक्त शास्त्रियों की कमी थी। वे खुद को समाज में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे। 31 मार्च सन 1920 को कोल्हापुर राज्य के माड़ गांव में दलितों की एक सभा हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद इसकी अध्यक्षता की थी। इस सभा में महाराज भी मौजूद थे। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व की काफी प्रशंसा की। मई के महीने में इसी साल नागपुर में अखिल भारतीय बाह्य परिषद की स्थापना भी की थी। महाराज ने उस परिषद की अध्यक्षता की। नागपुर में हुई यह परिषद दलित आंदोलन में एक नया मोड़ था। इस सभा ने भीमराव को ऐसा मंच दिया जहां से उन्होंने अछूतों की दृष्टि को पहले से चल रहे रिप्रेस्ड क्लासेज मिशन से हटा अपनी तरफ मोड़ लिया। थोड़ी ही समय में भीमराव अम्बेडकर ने अपने को दलितों और अछूतों के बीच स्थापित कर लिया। यह वर्ग उनकी ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अम्बेडकर इस वर्ग के लिए एक सशक्त संघर्ष कर रहे थे। बम्बई में अस्थायी प्रोफेसर की नौकरी से वह संतुष्ट नहीं थे। अब कोई विशेष कार्य भी उनके पास नहीं था। उनके मन में डीएसपी का अपना कार्य पूरा करने की इच्छा जाग उठी, जिसे वे लंदन में अधूरा छोड़ आए थे। इस कार्य को पूरा करना अपना कर्तव्य मानकर वह विदेश जाने का उपाय करने लगे। एक नया कदम। राजनीति की ओर कदम बढ़ाने से पहले की बात है। अम्बेडकर एक बार फिर अपने दोस्त कैलुस्कर से मिले। कैलुस्कर भीमराव अम्बेडकर का सच्चा दोस्त था। वह चाहता था कि भीमराव ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करे, ऊंचे पद पर वह नौकरी करे और खूब धन कमाए। जब कैलुस्कर को यह सारा हाल मालूम हुआ तो भीमराव के कंधे पर उसने हाथ रख दिया और हमदर्दी के साथ हिम्मत बंधाता हुआ बोला, दोस्त, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ठोकर पर ठोकर लग रही है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। मैंने सुना था और आज अखबार में भी पढ़ा है। क्या बम्बई कॉलेज में एक प्रोफेसर की जगह खाली है? अच्छा हाँ दोस्त, वहाँ के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। इसके अलावा और एक काम करो। क्या? वह प्रार्थना पत्र देने के साथ ही प्रिंसिपल से मिल लो। तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। भीमराव अम्बेडकर कैलुस्कर की ओर देखने लगे। तभी फिर कैलुस्कर के मुंह से निकल गया, घबराते क्यों हो? तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। वह जगह तुम्हें मिल जाएगी, मुझे यकीन है। दोनों मित्र दूसरे दिन बम्बई कॉलेज में पहुंचे। भीमराव ने प्रार्थना पत्र दिया। भाग्य उनके अनुकूल था। इंटरव्यू उसी समय हो गया। वे उसमें पास हो गए और प्रोफेसर की नौकरी उन्हें मिल गई। कैलुस्कर को बहुत खुशी हुई। अपने मित्र को उसने बधाई दी। मुंबई कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। वे दूसरे दिन से ही पढ़ाने लगे। उनकी पढ़ाई से छात्र बहुत खुश हुए। एक दूसरे से वे कहने लगे कि यह प्रोफेसर माहिर है, लेकिन बहुत काबिल है। यह इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़े हैं। हमने इसमें योग्यता है। इनके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। भीमराव ने एक दिन मिट्टी के घड़े में रख पानी गिलास भर के ले लिया और उसे पीने लगे। तभी उन्हें एक गुजराती प्रोफेसर ने आकर टोक दिया। लाल पीला होकर वह कहने लगा, तुम माहिर हो, मिट्टी का घड़ा तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। जब अछूत हो तो किसी से मांग लेते। अम्बेडकर के पास कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप खड़े थे। इतने में कई और प्रोफेसर भी आ गए। अम्बेडकर पर भी सब बिगड़ने लगे। यानी कि घड़ा उठाकर फोड़ दिया गया और अम्बेडकर से कहा गया, भविष्य में पीने का पानी अपने साथ लाना। घड़ी छूने की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी चपरासी मांगने पर नहीं देगा। भीमराव आखिर हार गए और सभी प्रोफेसर से उन्होंने माफी मांगी और कहा, मैं आज से घड़ा नहीं छूऊंगा, पानी अपने साथ लाऊंगा। भीमराव ने घर आकर सोचा कि ऐसी नौकरी करना ठीक नहीं। उसी वक्त मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जहाँ अपमान ही अपमान हो, इज्जत नहीं हो, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अम्बेडकर की फिर समझ में आ गया था कि बार बार नौकरी करना और छोड़ना ठीक नहीं है। मैं सहन करूंगा। घर की गाड़ी अभी आराम से चल रही है, नौकरी छोड़ने पर तकलीफ हो जाएगी। अम्बेडकर ने यह सोचकर संतोष कर लिया। रामाबाई गर्भवती थी
उनके प्रसव का समय निकट आ गया था। उन्हें अधिक पीड़ा पर अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने वहां एक शिशु को जन्म दिया। भीमराव अंबेडकर अब एक पुत्र के पिता बन गए। पुत्र का नाम यशवंत राव रखा गया। अपनी हालत से अंबेडकर संतुष्ट नहीं थे। वे सोचने लगे, यह प्रोफेसरी छोड़ देंगे, लंदन जाएंगे और यहाँ जाकर पढ़ेंगे। कानून की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है, वह पूरी करनी है। रुपए की समस्या पर थीसिस लिखनी है। उन्हें आगे बढ़ना है और कुछ करना है, इसलिए वो लंदन जाएंगे। अम्बेडकर सोच रहे थे कि उनके पास लगभग 5,000 रुपए हैं। 5,000 का ही प्रबंध और करना है। वे लंदन जाएंगे और अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे। भीमराव के समझ में नहीं आ रहा था कि रुपए का कैसे प्रबंध करें। कैलुस्कर ने एक दिन उन्हें उदास देखकर पूछा तो उन्होंने मन की बात बता दी। तभी वहां नवल भटेना आ गया। परिस्थिति को उसने समझा और हंसकर बोला, तुम्हारे पास घर में जो 5,000 रुपया हैं, वह भाभी को दे दो। 10,000 मुझसे ले लो और इंग्लैंड चले जाओ। मैं तुम्हारे यह रुपया समय आने पर लौटा दूंगा। भटेना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भीमराव, कैसी बात करते हो? तुमसे एक बार मैंने कहा था कि दोस्तों की जगह दिल में होती है, इसलिए दोस्तों की मदद नहीं की जाती, यानी कि उससे वह वापस ली जाएगी। मेरे पास बहुत रुपया है, जितना तुम चाहो ले जाओ। लंदन जाने की बात इस तरह पक्की हो गई। नवल भटेना दूसरे दिन आया तो भीमराव को उसने एक खुशखबरी सुनाई। उसने बताया, तुम्हारे एक कोल्हापुर के राजा ने 5,000 रुपए का चेक भेजा है। भीमराव के आनंद की सीमा नहीं रही। तभी नवल भटेना ने कहा, 5,000 का चेक भेजा है और 5,000 मुझसे ले लो। लंदन की यात्रा करो, इस पर तुम्हें सफलता देगा। पासपोर्ट बन गया। लंदन के लिए भीमराव रवाना हो गए। उन्होंने कहा, वहां जाकर कानून पढ़ना आरंभ कर दिया। वे थीसिस भी लिखने लगे। उन्होंने कहा, वहां एक अंग्रेज मित्र मिला जो उनके साथ ही पढ़ता था। उनकी गरीबी देखकर उसने उन्हें आर्थिक सहायता दी। वह लंदन का रहने वाला था और धनी बाप का बेटा था। सन 1920 के जुलाई के महीने में वह लंदन के लिए रवाना हो गए। सितंबर 1920 में वही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अपना अधूरा काम पूरा करने में लगे गए। DSc की डिग्री प्राप्त करने की बलवती इच्छा थी। वे अपना काम पूरा करने में जुट गए। सुबह 6 बजे वह लंदन म्यूजियम में पहुंच जाते थे और शाम 5 बजे तक जमे रहते थे। बहुत कंजूसी के साथ जीवन यापन कर रहे थे। एक अंग्रेज महिला के सेमी बोर्डिंग हाउस में वह पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे थे। केवल वह रहने का भाड़ा देते थे, खाना पीना सब बाहर करते थे। वह भी पूरी कंजूसी के साथ आना जाना पैदल ही होता था। साथ ही वह इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और लंदन की अंदर की अन्य लाइब्रेरियों के चक्कर लगाकर अपनी थीसिस की सामग्री एकत्रित करते थे। यानी कि इस कार्य के लिए मीलों पैदल चलकर वह पैसों की बचत करते थे तथा रात को भी अपने आपस पर कार्य करते थे। सुबह सवेरे जल्दी उठकर फिर काम में लग जाया करते थे। उनकी यह लगन देखकर बोर्डिंग हाउस के संचालिका हैरान थी, लेकिन उनकी वह खूब तारीफ करती थी। मुझे महसूस होता है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बनकर रहोगे और भारत का नाम रोशन करोगे। वह हमेशा यही कहा करती थी। अंबेडकर एक तरफ तो दिलो जान से अपने काम में जुट गए थे, तो दूसरी ओर भारत से भी अपना संपर्क बनाए हुए थे। अछूतों की गतिविधियों की सूचना मिलती रहती थी। साथ ही वह मुख्य नायक के संबंध में भी निर्देश देते रहते थे। अपने पुत्र और भतीजे की पढ़ाई के प्रति वह भी फिक्रमंद रहा करते थे। अंबेडकर का परिचय लंदन में यानी कि विठल भाई पटेल से हुआ था। दोनों मिलकर अछूतों की समस्या पर विचार किया करते थे। अंबेडकर का कार्य क्षेत्र काफी विस्तार पर गया था। हर वक्त वह व्यस्त रहते थे। उनके पास मनोरंजन के लिए भी वक्त नहीं था।
लंदन में उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था। सन 1916-1922 के अम्बेडकर माह में जरूर उनका स्वास्थ्य गिर गया था। वे बीमार पड़ गए थे, मगर फिर भी हर वक्त उन्हें अपने काम की ही फिक्र रहती थी। वे जान चुके थे कि सवर्ण जाति के बीच वह अपनी योग्यता और सक्षमता की स्थापना करके ही अपनी जाति के लिए कुछ बेजोड़ काम कर सकते हैं। वे उधर कांग्रेस भारत में तिलक स्वराज फंड में जूतों के उद्धारक के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी। तिलक का स्वर्गवास हो चुका था। अम्बेडकर के लिए यह एक दुख भरी खबर थी। भारत में गांधी जी ने भी अपनी काफी प्रभाव जमा लिया था और उन्हीं के द्वारा जूतों के लिए काफी कदम भी उठाए गए थे। पहली बार दलित वर्ग के अस्तित्व को द एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा पहचाना गया था। 14 नॉन ऑफिशियल मेमो में उनको गवर्नर जनरल ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मनोनीत किया था। एक दलित वर्ग का नुमाइंदा भी था। प्रांतों में दलित जाति के प्रतिनिधि लिए गए थे। पहली बार अछूत वर्ग को राज्य में पहुंचने का मौका मिला था। अम्बेडकर लंदन में रहकर भी भारत की गतिविधियों से बराबर संपर्क बनाए हुए थे। किसी भी टॉपिक पर वह अपनी कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे, क्योंकि वह स्थिति का अध्ययन करते रहना चाहते थे। उन्हें इस समस्या के ठोस हल की तलाश थी। कोई भी कदम वह जल्दबाजी में उठाना नहीं चाहते थे। यह उनकी आदत बन चुकी थी कि जब तक वह स्वयं अपने आप में अस्वस्थ नहीं हो जाएं, तब तक वह कोई कदम नहीं उठा पाते थे। The provincial decentralization of imperial फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर अम्बेडकर को मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि जून सन 1921 में मिल गई थी। अक्टूबर सन 1922 में से प्रॉब्लम ऑफ द यूरोपी लंदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुति की। लगभग कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने यूरोप के जगत विख्यात केंद्र की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। सन 1922 मई के महीने में वह बोन यूनिवर्सिटी में प्रवेश का प्रबंध कर वापस लंदन लौट आए। अब उनके पास लंदन में कोई काम नहीं था। इस वजह से बोन विश्वविद्यालय जर्मनी में पढ़ने के लिए लौट आए। उनको वहां से आए हुए लगभग 9 महीने गुजर चुके थे कि तभी प्रोफेसर एडविन केवन का लंदन के लिए बुलावा आ गया। लंदन जाने के बाद उन्हें पता चला कि ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट एग्जामिनरों ने उन्हें बिना निष्कर्षों को बदलते हुए पूर्ण थीसिस लिखने का परामर्श दिया। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने छात्र संघ के सामने अपना विस्फोट सिविलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टविल गवर्नमेंट इन इंडिया लेख पढ़ा था। प्रो हेरल्ड जे लॉस्की जैसे लंदन स्कूल ऑफ साइंस के विद्वान ने भी इस लेख को क्रांतिकारी प्रस्तुति बताया। भीमराव अम्बेडकर को थीसिस फिर से लिखने के लिए ने तो अब उनके पास वक्त था और नहीं धन तो कुछ बाकी रह गया था। उससे उन्हें गुजारा करना था। घर पहले से ही आर्थिक संकट था। षड्यंत्र। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रियासत बड़ौदा से छात्रवृत्ति की राशि हर महीने भेजी जाती थी। रियासत के ऊंचे अधिकारियों को यह पसंद नहीं था। इसका विरोध सबने किया। सब मिलकर रियासत के दीवान के पास गए। सबका मत मिलकर एक हो गया। वे निश्चय किया गया कि अम्बेडकर की छात्रवृत्ति बंद कर दी जाए। राजा साहिब की तरफ से एक पत्र लिख दिया गया जाए कि ऐसे कुछ कारण हैं जिससे छात्रवृत्ति बंद की जाती है। अगले महीने वे नहीं भेजी जाएगी। अम्बेडकर के पास यह पत्र लिखकर लंदन भेज दिया गया। इस पर रियासत के दीवान की मोहर लगी थी। जब भीमराव अम्बेडकर ने यह पत्र पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वे पूरी तरह सन्नाटे में आ गए और अवाक होकर सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अम्बेडकर की थोड़ी देर बाद समझ में आया कि बड़ौदा नरेश को पत्र लिखें। उसमें प्रार्थना करें कि उनकी छात्रवृत्ति भी बंद नहीं होनी चाहिए। उनकी पढ़ाई अभी अधूरी और थीसिस भी पूरी नहीं हो पाई है।
योजना योजना को कार्यरत रूप में परिणत करने में अम्बेडकर बहुत ही कुशल थे। वे सोचते उसे फौरन ही कर डालते। यही कारण था कि उन्होंने बड़ौदा नरेश को पत्र लिख दिया। अम्बेडकर का पत्र जब महाराजा गायकवाड़ को प्राप्त हुआ तो उसे पढ़कर वे सन्नाटे में आ गए। उनकी समझ में नहीं आया था कि यह किसने लिख कर भेजा। क्यों अम्बेडकर तो भाई छात्रवृत्ति बंद की जाती है, जरूर दाल में कुछ काला है। अम्बेडकर का पत्र इसलिए आया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किसने किया, इसका पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। ये दुस्साहस किसने किया। रियासत के दीवान को बड़ौदा नरेश ने अपने पास बुलाया। उससे पूछा, लंदन के अम्बेडकर को हर महीने छात्रवृत्ति जा रही है? नहीं। दीवान का चेहरा सफेद हो गया, यानी कि रुककर उसने जवाब दिया, जा रही है सरकार, जा रही है। हाँ महाराज, फिर यह क्या? महाराज ने यह कहकर अम्बेडकर का पत्र दीवान के हाथ में दिया। उसने पत्र पढ़ा तो उसे बेहोशी सी आने लगी। राजा साहब तभी जोर से चीखे, आखिर यह सब क्या है? महाराज, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। इसे तुम भूल कहते हो? यह षड्यंत्र है तो तुम सबने रचा है। अरे भीमराव महार है तो क्या हुआ, इंसान तो है, उसकी योग्यता देखो। हुजूर माफ कर दीजिए, ऐसा सबके कहने से करना पड़ा। आगे ऐसी हरकत की तो तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ। अच्छा सुनो जी हुजूर, एक काम करो। क्या? भीमराव को अभी मेरे सामने पत्र लिखो और इस महीने की अग्रिम रकम भेज दो। अभी लो सरकार। भीमराव को जब यह सूचना मिल गई कि उनकी छात्रवृत्ति बंद नहीं की जाएगी तो उन्होंने संतोष की सांस ली। भविष्य उन्हें उज्जवल दिखाई पड़ने लगा। उनमें साहस का संचार होगा और नई स्फूर्ति आ गई। भीमराव ने थीसिस लिखी। वह रुपए की समस्या पर थी। उसे विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया और उस पर अपनी मान्यता दे दी। भीमराव अब अम्बेडकर ऑफ लिटरेचर हो गए। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहलाने लगे। उनकी कानून की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। वे उसमें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए। उन्हें अब भारत की याद सताने लगी। उनका संकल्प पूरा हो गया। वे बैरिस्टर बन गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने मित्रों का संस्मरण होने लगा। उनकी नवल भटेना की बहुत याद आती। वे कैलुस्कर को देखने के लिए व्याकुल हो उठे। भीमराव अम्बेडकर को इसी तरह रमाबाई की भी याद आती। पुत्र यशवंत राव आंखों के सामने नाचने लगता। उन्हें लग रहा था कि उनका तन लंदन में है और मन भारत में। भीमराव ने अपनी सफलता का समाचार सबसे पहले बड़ौदा नरेश के पास भेजा। वे राजा साहब के बहुत आभारी थे और उन्हें अपना धर्मपिता समझते थे। अम्बेडकर ने इस तरह नवल भटेना को लिखा कि शीघ्र ही वे भारत आ रहे हैं। उन्होंने पीएचडी कर ली है और वह लॉ का कोर्स भी कर लिया है। भीमराव ने कैलुस्कर को भी सूचना दे दी। उनका तार घर में भी पहुंच चुका था कि उनका जहाज अमुक तारीख को मुंबई बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्बेडकर ने आकर सबको प्रसन्न कर दिया। अम्बेडकर के सामने अब एक समस्या और थी। वे बैरिस्टर बन गए थे, लेकिन उनका प्रमाण पत्र कचहरी से प्राप्त करना था तथा इसके लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। यह सब भीमराव ने नवल भटेना से कहा तो वह फौरन ही राजी हो गया और कहने लगा, मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है भीमराव। इतने रुपए की जरूरत हो निसंकोच ले जाओ। वकालत का प्रमाण पत्र कचहरी से प्राप्त करो, फिर वकालत शुरू कर दो। नवल भटेना की सहायता से भीमराव ने वकालत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। बम्बई की कचहरी में वे वकालत लगे। किसी भी पुराने वकील की सहायता की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। स्वयं अपने पर विश्वास था। लोगों से वे कम से कम पैसे लेते थे। उनसे उनके मुकदमा लड़ते। उनके हाथ में जो भी मुकदमा आता वह कामयाब होकर रहता। यही कारण था कि लोग उनकी तारीफ करने लगे और उनकी चर्चा चारों ओर फैल गई। उनके पास अछूत और गरीब भागे जाते और उन्हें अपना भगवान कहते। भीमराव कम से कम पैसे लेते, आदमी फिर भी बहुत अच्छी हो जाती। रामाबाई को भी बहुत खुशी थी कि उसका पति अछूत और दिल तो उधार कर रहा है।
उसने सेवा व्रत अपनाया है, उसका नाम हो रहा है, उसकी कीर्ति फैल रही है। लेकिन अपनी योग्यता पर भीमराव को तनिक भी गुमान नहीं था। अपने उद्देश्य को वे पूरा करने में लगे थे कि देश में छुआछूत मिटाकर रहेंगे, अछूतों के लिए पूरे समाज में से लड़ेंगे, उनके लिए नया कानून बनाएंगे। वह कानून सरकार द्वारा पास किया जाएगा और उसे मान्यता मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी तरह तरक्की कर रहे थे। उनका नाम चारों ओर फैल रहा था। किसी को वे हताश नहीं करते थे। वे खुशी से जो दे देता उसे स्वीकार कर लेते थे। कुशल बैरिस्टर के रूप में अम्बेडकर अछूतों के सामने मामले को लेकर भीमराव के पास पहला मुकदमा आया। कुछ ब्राह्मणों ने अछूतों पर मानहानि का दावा किया था। ये अछूत 3 थे। ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा था, इन ब्राह्मणों ने ही देश का पतन किया है, ये देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। छुआछूत की बीमारी उन्होंने ही फैला रखी है। इनकी दृष्टि में अछूत इंसान ही नहीं है। पुस्तक में यह भी लिखा गया था कि इन ब्राह्मणों की दृष्टि में अछूतों को पीने का कोई पानी अधिक नहीं है। इन्हें ये कुएं से पानी नहीं भरने देते, नल से भी पानी नहीं लेने देते। इनका कहना है कि नल और कुआं अपवित्र हो जाएंगे। पुस्तक में यह भी उल्लेख था, अछूतों के लिए यह कहा जाता है कि ऊंची जाति के लोगों के सामने उन्हें आना नहीं चाहिए। सड़कों की सफाई वे सवेरे होने से पहले ही कर ले। कोई ब्राह्मण अगर उन्हें सामने आता दिखाई दे तो उन्हें चाहिए कि वे सड़क पर लेट जाएं। और ब्राह्मणों की यह पोप लीला धर्म का आडंबर फैला है। उन्होंने ढोल फैला रखा है। मुकदमा सेशन जज की अदालत में था। वह मामला अम्बेडकर ने अपने हाथ में ले लिया। तीनों अछूतों ने पूछा कि वे मुकदमे का क्या मेहनताना लेंगे। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि फीस वे उससे लेते हैं जिसके पास पैसा होता है, गरीबों से मुनासिब मेहनताना ही लेते हैं। आसानी से जो दे सकते हो दे दो, रुपया का लालच मुझे नहीं। तीनों मुवक्किल बहुत ही खुश हुए। उनके जितने रुपये उनके पास थे उन्होंने भी सब बैरिस्टर अम्बेडकर को दे दिए। अम्बेडकर ने मुकदमा शुरू हो गया। पहले दिन सबूत पेश किए गए, दूसरे दिन जरह हुई, तीसरे दिन तीनों अभियुक्तों ने अपनी सफाई पेश की। उनका कहना था कि यह पुस्तक लिखकर उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया। अब बहस की तारीख आई। बैरिस्टर अम्बेडकर ने सेशन जज को समझाया, सरकार मेरे वकीलों ने कोई भी कसूर नहीं किया, वे बेगुनाह हैं। जो कुछ भी उन्होंने किताब में लिखा वह बिल्कुल सही है। मैं उसे अभी सिद्ध करता हूँ। अदालत में सन्नाटा छा गया। एक और 5 ब्राह्मण उनके कटहरे में खड़े थे। उनका वकील भी खामोश था। तीनों अछूत मौन खड़े थे और भीमराव अम्बेडकर उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। इस मुकदमे को जितना भी सुनने के लिए आई थी, यह मामला बहुत ही दिलचस्प था। ब्राह्मणों के खिलाफ अछूतों ने किताब लिखी थी। यह पूना का किस्सा था और ब्राह्मण के ने ही मानहानि का मुकदमा चलाया था। उनका कहना था कि अदालत द्वारा इन अछूतों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। सेशन जज को भीमराव अम्बेडकर ने आगे समझाया। वे कहने लगे, इन ब्राह्मणों ने अंधेर मचा रखा है, अपने स्वार्थ को ये पूरा करते हैं, इसीलिए उन्हें अछूत बताते हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पूरे समाज को उन्होंने मूर्ख बना रखा है और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यह पुस्तक उनके खिलाफ लिखी गई है। यह बहुत अच्छा हुआ। जनता को भी जानकारी हो जानी चाहिए कि ब्राह्मणों की पोप लीला क्या है। अम्बेडकर बहस कर रहे थे। पूरी अदालत सुन रही थी और सन्नाटा छाया हुआ था। उनका कहना था जितना भी भारत का धार्मिक साहित्य है वह अधिकांश ढोंग और पाखंड से भरा हुआ है। यहाँ देव देवताओं और यहाँ पत्थर को भगवान कहा जाता है और मूर्ति पूजा होती है। यहाँ भूत का भूतभाव और अवतारवाद है, भाग्यवाद है और जातिवाद है। अंधविश्वासों की यहाँ कमी नहीं। भारत में इस कारण कर्म
अनडेयता फैली हुई है। मेरे मुवक्किलों ने इस तरह कोई भी अपराध नहीं किया। अदालत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुवक्किलों को पूरी कर दिया जाए। और अम्बेडकर की बातें फैशन जज की समझ में ये तरह आ गई थी। दूसरे दिन उसने अपना फैसला देते हुए कहा, मानहानि का जो दावा ब्राह्मणों ने किया है वह गलत है। पुस्तक के लेखक अपराधी नहीं हैं, उसमें उन्होंने सच्ची बातें लिखी हैं। अपराधी ब्राह्मण हैं, अछूतों को जिन्होंने समाज से अलग कर रखा है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तीनों अपराधियों को इज्जत के साथ बरी कर दिया जाए और तीनों अपराधी छोड़ दिए गए। ब्राह्मण अपना सा मुंह लेकर रह गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का एक मुकदमा जीता। पूरी अदालत में शोर मच गया। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का बहुत अच्छी तरह उन्होंने पैरवी की और अदालत की खुश कर दिया। भीमराव अंबेडकर का सितारा अब बुलंद था। पूरी बम्बई में उनकी चर्चा फैल गई और कहा जाने लगा कि वे योग्य बैरिस्टर हैं, गरीबों और अछूतों के मुकदमों पर मुक्त लड़ते हैं। उनके प्रति अछूत वर्ग में श्रद्धा उमड़ रही पड़ी और आपस में उन लोगों ने सभा की। उसमें यह निश्चय किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़े से बड़ा सम्मान देना चाहिए के लिए एक सभा की जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसमें नियंत्रित किया जाए। हमें वे आगे की राह दिखाएंगे, हमारी समस्याओं का हल बताएंगे। उनमें हमें बड़ी से बड़ी आशाएं। अछूतों के वे भगवान हैं और शायद उनका जन्म अछूते के उद्धार के लिए ही हुआ है। इस तरह बम्बई के निकट जिला कोलाबा में एक विशाल सभा करने का योजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निमंत्रण पत्र भेजा गया। आने के लिए उन्हें साथ ही अग्रिम धनराशि भी भेजी गई। महार मंच पर अंबेडकर कोलाबा के सूबेदार का कहना था कि आखिर कब तक दलितों और अछूतों को सताया जाएगा। सताने की भी कोई सीमा होती है। एक वकालत है कि जब आदमी दबता है तो उसे और भी दबाया जाता है, मगर जो सीना खोल देता है फिर उसके सामने कोई नहीं आता। जितने भी दलित और समर्थ वर्ग के लोग थे वे सब के सब इकट्ठे हो गए। उनका कहना था कि यह महासम्मेलन इसलिए होना जा रहा है कि दलित वर्ग के लोगों को अछूत बताकर उनके साथ अत्याचार न किया जाए, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं। वे भी इंसान हैं और जीने के अधिकार उन्हें भी है। सबको इस बात की खुशी थी कि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर करेंगे, हमारी समस्याओं का वे समाधान करेंगे। 1920 मार्च को सम्मेलन होने वाला था। यह सन 1926 ईस्वी के मार्च का महीना था। सरगर्मी के साथ सम्मेलन का प्रचार हो रहा था। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात और दूर दूर के लोग आए थे। जगह जगह दीवारों पर लगाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी उसमें था। सम्मेलन का पंडाल बहुत बड़ा बनाया गया था। वह सब दलितों के चंदे से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियत समय पर आगे पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। दलितों के वे हृदय सम्राट थे, अछूतों के मसीहा थे। वे जैसे ही पधारे उनके स्वागत में जोर जोर से नारे बुलंद होने लगे। भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। भीमराव अंबेडकर माइक पर आ गए। लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग सभा में थे। सामने सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे थे। सबको संबोधित करते हुए अंबेडकर ने कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे विचार दृढ़ होने चाहिए। विचार जब दृढ़ होंगे तो कोई भी हमारे इरादे को नहीं डिगा सकता। दूसरी बात यह है कि हमारी बात में वजन होना चाहिए और तीसरी बात यह है कि हमारी आवाज में ताकत का होना भी जरूरी है। अंबेडकर ने आगे फिर कहा, सभी अछूत संगठित हो जाएं। मेरा कहना मानो, तुम एक सूत्र में बंध जाओ। अपनी शक्ति का विनाश मत करो। मुद्रा, पशुओं का मांस मत खाओ। सेना में तुम्हें भर्ती क्यों नहीं किया जाता? सरकार से उसके लिए लड़ो। समाज को दिखा दो और कह दो कि तुम इंसान हो। तुम्हें अछूत उससे बनाकर भीड़ में तालियां बजने लगी और नारों की आवाज फिर से गूंजने लगी। डॉक्टर भीमराव जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद।
अंबेडकर ने अब सभा में अपना प्रस्ताव पारित किया। सबको संबोधित करते हुए वे मृदु स्वर में कहने लगे, ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि वे अछूतों के साथ गिरा हुआ व्यवहार नहीं करें, उन्हें अच्छी दृष्टि से देखें, क्योंकि वे भी उनके भाई हैं। सरकार और समाज को चाहिए कि अछूतों को नौकरी दे, अछूत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति और भोजन दे, अपने मेरे हुए जानवरों को खुद की उठाकर ठिकाने लगाएं। सरकार को चाहिए वह शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए, अछूत और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। अंत में यह निश्चय किया गया कि चौधार तालाब पर कल सब लोग सामूहिक रूप से पानी पीने जाएंगे। अम्बेडकर की सभा में जयकार होने लगी।